जय हिंद साथियों, आरएल क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं गजपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज राजस्थान कला संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हां, राजस्थान की चित्रकला को लेकर के। वैसे राजस्थान की चित्रकला नए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक टिपिकल टॉपिक होता है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप अच्छे से इसको समझिए और यहाँ से नोट्स भी बना लें अपने नोटबुक में, ताकि ये बहुत आसान और अपने लिए बहुत उपयोगी टॉपिक होने वाला है। चलिए, तो मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ राजस्थान की चित्रकला को लेकर के, कि जो राजस्थान की चित्रकला है, ये राजस्थान की चित्रकला का विकास किस प्रकार हुआ, इस संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला जो है, ये प्राचीन समय में जब पाषाण काल हुआ करता था, पत्थरों का युग हुआ करता था, वहाँ से लगा करके मैं आप लोगों को मध्यकाल के चित्रकला तक की बात करने वाला हूँ। तो क्या जब पाषाण का युग था, पत्थरों का युग था, तब भी अपने राजस्थान में चित्रकारी होती थी? जी हाँ, उस समय भी होती थी अपने राजस्थान के अंदर। उस संदर्भ में ये पहला पॉइंट लिख रखा है कि राजस्थान में एक स्थान है दोस्तों आलनिया, एक स्थान है दर्रा, ये कोटा जिले के अंतर्गत आते हैं। आलनिया दर्रा कोटा के अंदर है। राजस्थान का एक स्थान है साथियों बैराट, ये बैराट स्थान जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। और दर जिला है भरतपुर के अंदर, दर स्थान का जिला भरतपुर है। यहाँ जो गुफाएं हुआ करती थी, पाषाण युग में मानव गुफाओं के अंदर निवास करता था। इन गुफाओं में आदि मानव ने चित्र बनाए थे, और गुफाओं पर जो चित्र बनाए वो चट्टान पर बने थे। चट्टान को साथियों शैल कहते हैं, इसलिए इन गुफाओं में जो चित्र मिले थे उन्हें शैल चित्र कहते हैं। तो पाषाण काल के प्रमाण, प्रश्न क्या बनेगा? पाषाण काल के चित्रकारी के प्रमाण राजस्थान में हमें कहाँ से मिले? तब आपको ये स्थान याद रखने हैं। आलनिया दर्रा कोटा जिले से, बैराट जयपुर में, दर भरतपुर में, यहाँ की गुफाओं से शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं। शैल चित्र कैसे होते हैं, यहाँ मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये गुफाओं के अंदर के पत्थर हैं, गुफाओं के अंदर के शिलाएं हैं, जहाँ पर आदि मानव ने उस समय चित्र बनाए थे। ये चित्र है वो, तो इन्हें शैल चित्र कहेंगे। तो प्रश्न यहाँ हो गया कि क्या हमें राजस्थान के पाषाण युग के शैल चित्रों के प्रमाण मिले? बिल्कुल मिले। कहाँ से मिले, तो ये स्थान बता दीजिएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ। राजस्थान का दोस्तों एक स्थान अति महत्वपूर्ण स्थान है, उसके प्रश्न बार बार आए हैं। वो कौन सा? राजस्थान के हाड़ौती का एक जिला है बूंदी। बूंदी जिला में साथियों एक स्थान है, उसका नाम है गरदरा। बूंदी में गरदरा, वहाँ बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग ये अंग्रेजी शब्द है, अगर मैं इसको हिंदी में बदलूं तो क्या अर्थ होगा? रॉक मतलब चट्टान, शैल, और पेंटिंग मतलब चित्र, यानी वही बात हो गई, शैल चित्र। चट्टान पे चित्र है किसके? बर्ड राइडर, यानी कि उड़ते हुए पक्षी के। तो प्रश्न हिंदी में आए तो पूछेंगे उड़ते हुए पक्षी के शैल चित्र, और अंग्रेजी में पूछें तो कहेंगे बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली? तो आपको सीधा सा उत्तर देना है बूंदी के गरदरा से मिली है। क्लियर? फिर और आगे की बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। एक साहित्यकार, इतिहासकार हुए हैं श्री एस वाकणकर। श्री एन वाकणकर ने खोज की 1953 ईस्वी में, 1953 में। इन्होंने कोटा के स्थान, जिला कोटा है, उसके स्थान जैसे दर्रा है, चंबल नदी की घाटी है, और झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी बहती है, उस काली सिंध नदी की घाटी में। अरावली के अंदर एक स्थान है साथियों माउंट आबू की पहाड़ियाँ, और गुजरात में ईडर स्थान है, वहाँ से भी शैल चित्र खोजे हैं। वहाँ भी अपने को पत्थरों के ऊपर चित्र बने हुए मिले हैं। तो ये जितनी भी बात आपके सामने इस स्लाइड के अंदर आपको दिख रही है, ये पुराने शैल चित्रों से संबंध की बात है। अर्थात कहाँ कहाँ पर शैल चित्र यानी कि पत्थरों पर चित्र बने थे, या पाषाण काल के लेकर के कौन से स्थान अपने लिए प्रसिद्ध है, तो इन गिने चुने स्थानों को आप याद रखना। आलनिया दर्रा कोटा, बैराट जयपुर, दर भरतपुर, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदरा बूंदी से, और वी एस वाकणकर ने 1953 में चंबल नदी घाटी, दर्रा, काली सिंध की घाटी, माउंट आबू और ईडर की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि हमसे अगर कोई ये पूछे कि साहब राजस्थान का पहला चित्रकार कौन था, तो आपको बताना है राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार था उस व्यक्ति का नाम था श्रृंगधर, या कहीं नाम मिलता है श्रीरंगधर। ये किसने बताया हमें? तो देखिए, एक तिब्बत के इतिहासकार थे, तिब्बत के इतिहासकार, उनका नाम था तारानाथ।
कहाँ थे ये? तिब्बत के। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने 16वीं सदी में एक बात कही। आ रही है आपको बात समझ में? तिब्बत के एक इतिहासकार थे तारानाथ, उन्होंने 16वीं सदी में एक बात कही। क्या बात कही? उन्होंने कहा, तारानाथ ने, कि साहब जब 7वीं सदी चल रही थी, उस 7वीं सदी में राजस्थान की एक रियासत मारवाड़, उस मारवाड़ रियासत का एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा शील। उस राजा शील के दरबार के अंदर एक दरबारी चित्रकार रहता था जिसका नाम था श्रृंगधर या श्रीरंगधर। यह राजा शील के दरबार का दरबारी चित्रकार जो था वो यक्ष शैली के अंदर चित्रकारी किया करता था, यक्ष शैली के अंदर चित्रकारी किया करता था। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का पहला चित्रकार श्रीरंगधर था। ये जानकारी 16वीं सदी में तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने दी और उन्होंने बताया कि 7वीं सदी में मारवाड़ के राजा शील का दरबारी था जो यक्ष शैली में चित्र बनाता था। ठीक, ये तो हुई प्राचीन चित्रकार से संदर्भ की बात। अब कोई कहे हमें कि साहब बताओ, प्राचीन चित्रकार के संदर्भ की तो बात हो गई, लेकिन राजस्थान का प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? वे ग्रंथ जिस पर चित्र मिले, ऐसा ग्रंथ कौन सा है? तब आपको दो नाम याद रखने हैं प्राचीन चित्रित ग्रंथ। एक तो है ओघ निरुक्ति वृत्ति और दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। यह राजस्थान के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ। कहाँ से मिले? ये मिले साहब जैसलमेर का एक किला है, जैसलमेर का दुर्ग जिसे सोनार दुर्ग कहते हैं। उस सोनार दुर्ग के अंदर एक संग्रहालय है, एक म्यूजियम है। उस म्यूजियम का नाम है आचार्य जिनभद्र सूरी, आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार। उस आचार्य जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार के अंदर ये दोनों ही ग्रंथ सुरक्षित है, ओघ नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो राजस्थान के सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ हैं। और कोई आपसे पूछ ले कि ये कौन से समय के हैं, तब बता देना है 1060 ईस्वी, 1060 ईस्वी की समय के ये चित्र हैं जो सबसे प्राचीन है। ठीक, यहाँ अपनी दूसरी बात भी क्लियर हो जाती है। ठीक, दो बातों के बाद में फिर आगे एक नाम दिख रहा है आपको, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या है? यह भी साहब प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। यह प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सी शैली में चित्रित हो रखा था? मेवाड़ शैली में। इसके बारे में कई सारी जानकारी है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ में चित्रित हुआ था। एक मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था तेज सिंह। मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय एक चित्रकार, उस चित्रकार का नाम था कमलचंद। चित्रकार कमलचंद ने सन 1260 ईस्वी में इस ग्रंथ का चित्रण किया था। यह चित्रण जो है वह तांबे के पत्र, यानी मैं कह दूं ताम्र पत्र पर चित्रित किया गया था। और पूछे कि कौन से स्थान पर चित्रित किया, तो आपको बताना है आहड़ स्थान पर चित्रित किया था। आहड़ स्थान है कहाँ? उदयपुर में है। फिर से मैं एक बार बता दूं, मेवाड़ की चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसका चित्रण मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय चित्रकार कमलचंद ने 1260 ईस्वी में आहड़ स्थान पर किया था और यह ताम्र पत्रों पर बना हुआ चित्र था। ठीक, और प्राचीन ग्रंथों की बात पूछें तो एक मेवाड़ का ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ चरियम, इसी को कहते हैं सुपार्श्वनाथ चरित्रम। यह जो ग्रंथ है यह महाराणा मौकल के समय चित्रित हुआ था। महाराणा मौकल जो राणा कुंभा के पिता थे, महाराणा मौकल के समय मुनि हीरानंद ने इसका चित्रण किया था। मुनि हीरानंद साथियों मौकल के गुरुजी थे और ये राणा कुंभा के भी गुरु हुआ करते थे। मुनि हीरानंद ने चित्रण किया। इसका चित्रण 1422 या 1423 ईस्वी में हुआ था। इसका चित्रण कौन से स्थान पर हुआ, तो हम बताएंगे सिरोही में स्थान है देलवाड़ा। उस देलवाड़ा स्थान पर इसका चित्रण हुआ था। सिरोही में स्थान है देलवाड़ा जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर इस ग्रंथ का चित्रण किया गया था। ठीक है, तो एक बार देख ले हम इन प्राचीन पूरे ग्रंथों को कि प्रथम चित्रकार कौन था और राजस्थान के प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन कौन से थे और कहाँ से मिले थे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब राजस्थान के चित्रकला की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उम्मीद करता हूँ इससे पहले 2 स्लाइडें आपको समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोगों ने बात की है कि जब पत्थरों का समय था तब कहाँ कहाँ से अपने को शैल चित्र मिले।
राजस्थान के सबसे पुराने चित्रित ग्रंथ कौन कौन से हैं, पुराना चित्रकार कहाँ है, ये कब चित्रित हुए, किस राजा के समय चित्रित हुए। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चित्रकला का विकास कैसे हुआ। तो इधर आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, इसमें ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ये अजंता और एलोरा की गुफा है। अजंता एलोरा की गुफाओं में बौद्ध धर्मावलंबी लोग रहते थे। यह बौद्ध धर्मावलंबी लोग जो हैं वहाँ चित्रकारों से चित्रकारी करवाया करते थे। जब चित्रकारों से चित्रकारी करवाते थे उस समय यहाँ के चित्रकार बौद्ध धर्म से प्रेरित थे, चित्र बनाते थे। अब जब यहाँ विदेशी आक्रमण हुए तब विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित रहने के लिए ये जितने भी चित्रकार थे वो यहाँ से गुजरात की तरफ बढ़ गए। क्लियर। जब गुजरात की तरफ बढ़े तो गुजरात के अंदर जैन धर्मावलंबी लोगों की संख्या अधिक थी। तो उन्होंने कहा भाई देखो चित्रकारों, तुम बौद्ध धर्म के चित्र नहीं बनाओगे, अगर हमारे आश्रय में रहते हो तो तुम्हें जैन धर्म के चित्र बनाने पड़ेंगे। तो अब चित्रकारों ने गुजरात में आकर जैन धर्म के चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे गुजरात पर भी जब विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए तो यही चित्रकार में से कई सारे चित्रकार वो हैं अपने राजस्थान की तरफ आ गए। और राजस्थान में सबसे पहले जिस रियासत पर आए थे वो थी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में आए। अब मेवाड़ रियासत में सबसे पहले चित्र बनना प्रारंभ हुए थे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति कौन सी सदी में हुई थी। तो आपको बताना है 15वीं सदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी। 15वीं सदी के अंदर राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति हुई थी। चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं? चित्रकला की जन्मभूमि मेवाड़ को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये मेवाड़ में आए थे। चित्रकला का जनक किसे कहेंगे? राजस्थान के चित्रकला का। राजस्थान के चित्रकला का जनक कहा जाता है साथियों महाराणा कुंभा को। और महाराणा कुंभा का शासनकाल रहा था 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक। हो गई 15वीं सदी। इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि 15वीं सदी में उत्पत्ति हुई थी। तो राणा कुंभा को राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं और राणा कुंभा को राजस्थान के चित्रकला का जनक भी कहते हैं। ठीक। अब प्रश्न पूछे कि साहब राजस्थान की जो चित्रकला है उस पर कौन से राज्य का प्रभाव है? तो आप इस चित्र को बता सकते हैं अपने यहाँ चित्रकार आए कहाँ से थे? गुजरात से। तो हम कहेंगे कि इस पर गुजराती प्रभाव है। राजस्थान के चित्रकला पर गुजराती प्रभाव है। फिर पूछे कि साहब राजस्थान के चित्रकला पर कौन से धर्म का प्रभाव है? तो जो गुजरात के चित्रकार थे वो कौन से धर्म के चित्र बनाते थे? जैन धर्म के। तो हम यहाँ कहेंगे कि साहब राजस्थान के चित्रकला पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर। शैली कैसी है? शैली राजस्थान के चित्रकला की अपभ्रंश शैली है। अपभ्रंश शैली का क्या अर्थ हुआ? अपभ्रंश से मतलब है कि कोई शुद्ध रूप नहीं है, किसी शुद्ध रूप के अंदर कई सारी शैलियों का मिश्रण हो गया है, उसी को कहते हैं अपभ्रंश। जैसे पहले बौद्ध थे, फिर जैन हुए, फिर राजस्थान आए। पहले महाराष्ट्र की शैली थी, गुजरात की थी, फिर राजस्थान की शैली। तो कई प्रकार की शैलियों का मिश्रण होने से यह शैली कैसी बन गई? अपभ्रंश शैली। तो ऐसा कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर हम इस प्रकार से दे देंगे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया है। तो राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने साथियों 1916 के अंदर एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है राजपूत पेंटिंग, जो आपको इस चित्र में दिखाई जा रही है। यह बुक है राजपूत पेंटिंग। इस राजपूत पेंटिंग के राइटर है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने इस बुक को लिखा था 1916 में और सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया, वैज्ञानिक विभाजन किया। राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग मतलब चित्रकला। तो नाम क्या दे दिया? राजपूत चित्रकला। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि साहब राजपूत चित्रकला नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो बेझिझक आपको नाम बता देना है कि यह नाम देने वाले कोई और नहीं थे, यह नाम देने वाले थे आनंद कुमार स्वामी। ठीक। फिर समय धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। जैसे समय बदलता गया इस राजस्थानी चित्रकला का नाम बदलने लगा। बाद में इसको क्या कहा? हिंदू चित्रकला। अब पूछा जाता है हिंदू चित्रकला किसने कहा था? तो बता देना NC मेहता। NC मेहता मतलब नरसिंह चंद मेहता। नरसिंह चंद मेहता। नरसिंह चंद मेहता की एक बुक है पेंटिंग इन इंडियन स्टेट्स, उसके अंदर उन्होंने हिंदू चित्रकला नाम दिया था। और वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में कहते हैं राजस्थानी चित्रकला। वर्तमान में राजस्थानी चित्रकला नाम देने वाले व्यक्ति थे राम कृष्ण दास।
रामकृष्ण दास ने वर्तमान की चित्रकला का नाम राजस्थानी चित्रकला दिया। देखिएगा, हमने सबसे पहले राजस्थान की चित्रकला को पढ़ना प्रारंभ किया तो हमने हेडिंग क्या लगाया था, राजस्थान की चित्रकला। तो ये राजस्थान की चित्रकला नाम किसने दिया है, रामकृष्ण दास ने दिया है। ठीक है, रामकृष्ण दास ने। इससे पहले इसको क्या कहते थे, इससे पहले इसको हिंदू चित्रकला कहते थे, उससे पहले राजपूत पेंटिंग कहते थे। तो वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में, बुक का नाम राजपूत पेंटिंग, राजपूत चित्रकला आनंद कुमार ने, हिंदू चित्रकला नरसिंह चंद्र मेहता ने और राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है राय कृष्ण दास ने। ठीक, अब बढ़ते हैं और आगे। हम आज की क्लास में दोस्तों वैसे देखा जाए तो हम राजस्थान के चित्रकला के परिचय को लेकर के बात कर रहे हैं। हो सकता है आप पहली बार अगर चित्रकला को पढ़ रहे हैं या राजस्थान के इतिहास संस्कृति को पढ़ रहे हैं तो आपको टिपिकल लगे, लेकिन इतना टिपिकल नहीं है। आप इसको तथ्यात्मक रूप से पढ़ें तो ये ज़रूर समझ में आएगा। अब देखिए, हम चित्रकला को पढ़ तो रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान के चित्रकला को पढ़ने के लिए पूरे कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। वही बात कर रहे हैं हम, 4 भागों में। 4 कौन से, एक तो मेवाड़, जितनी मेवाड़ के क्षेत्र में चित्रकारी हुई उसको नाम दे दिया मेवाड़ स्कूल, दूसरी मारवाड़ स्कूल, तीसरी ढूंढाड़ स्कूल और चौथे हाड़ौती स्कूल। अब मेवाड़ के वे बड़े स्थान जैसे रियासत है, ठिकाने हैं, जागीर हुआ करते थे, जहाँ जहाँ पर चित्रकारी को प्रोत्साहन मिला वहाँ वहाँ चित्रकारी हम पढ़ेंगे। उसमें कौन से स्थान है, जैसे मेवाड़ में स्थान है चावंड। चावंड वही स्थान जिसको महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी बनाया था 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके, और 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी चावंड। महाराणा प्रताप का निधन भी चावंड में हुआ था, उनके पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक भी चावंड में हुआ था। दूसरा स्थान पढ़ेंगे मेवाड़ में उदयपुर की चित्रशैली। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। नाथ द्वारा चित्रशैली, नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी का मंदिर से संबंधित चित्र बने हैं। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ एक बहुत बड़ा ठिकाना हुआ करता था, वर्तमान में देवगढ़ राजसमंद में है, जिसको उपशैली की संज्ञा दी गई है ना। सावर मेवाड़ का स्थान है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है मेवाड़ का स्थान है। इसी प्रकार बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा, ये सारे मेवाड़ के स्थान है। केलवा राजसमंद में, बेगू चित्तौड़ में है, बागोर बनेड़ा ये भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, इन ठिकानों के चित्रकला, तो हम इन ठिकानों के, इन स्थानों की चित्रकला को आगे व्यवस्थित और पढ़ेंगे। मारवाड़ के अंदर जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली। इसके अतिरिक्त जैसे जैसलमेर की शैली है, जैसलमेर अलग रियासत थी लेकिन मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अजमेर, नागौर, सिरोही, गाणेराव ठिकाने की शैली है। बिनाय, रिया, बिनाय अजमेर में है, गाणेराव पाली में है, रिया नागौर के अंदर है यहाँ के। ढूंढाड़ स्कूल जिसमें हम पढ़ेंगे जयपुर की शैली, आमेर की शैली, अलवर की शैली। शेखावाटी यानी चूरू झुंझुनू सिक्कर वाला स्थान है ना। उनियारा ये स्थान टोंक में है, एक ठिकाना हुआ करता था, यहाँ की चित्रकला शैली प्रसिद्ध हुई है। ईसरदा, टोंक, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। शाहपुरा ये जो जयपुर के समीप है। इसी प्रकार सामोद, ठीक, यहाँ के। और लास्ट में चौथे जब हम हाड़ौती स्कूल पढ़ेंगे उसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ उपशैली का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है साथियों, हाल ही में एक परीक्षा में प्रश्न आया था कि झालावाड़ उपशैली कौन से स्कूल का अंग है, तो उत्तर क्या होगा, हाड़ौती स्कूल का अंग है। उससे पहले एक परीक्षा में पूछा गया था कि घाणेराव की चित्रशैली कौन से स्कूल से संबंध रखती है, तो घाणेराव की चित्रशैली मारवाड़ स्कूल से संबंध रखती है। तो ऐसे अपने को इन सभी स्थानों का पता होना चाहिए कि कौन सा स्थान किस स्कूल के अंतर्गत आता है। क्लियर, जब पढ़ेंगे तो। और तो अब हम मेवाड़ चित्रशैली की बात कर रहे हैं कि जो मेवाड़ स्कूल है उस मेवाड़ स्कूल में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चित्र बने उस संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको मैं मेवाड़ की बात करूं तो प्रश्न आता है कि मेवाड़ स्कूल में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। साथियों वैसे हम पहले इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ कि मेवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले जिस ग्रंथ पर चित्रण हुआ था वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इस ग्रंथ का चित्रण हुआ है मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय। जब तेज सिंह मेवाड़ के महाराणा थे उस समय 1260 ईस्वी में इस ग्रंथ पर चित्र बने थे, और जिस चित्रकार ने चित्रण किया था उस चित्रकार का नाम था कमल चंद्र। और कमल चंद्र ने यह चित्र बनाए थे दोस्तों
आहड़ नामक स्थान पर, आहड़ जो वर्तमान उदयपुर के अंदर है, इस स्थान पर चित्र बनाए थे। ये चित्र भी तांबे के पत्रों पर बने थे, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ताम्र पत्र पर ये चित्र बना करते थे। ठीक है, ताम्र पत्र पर बने थे। तो ये तो बात हो गई अपने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की। दूसरी, उसके बाद और मेवाड़ के प्राचीन ग्रंथों में एक नाम आता है सुपार्श्वनाथचर्यम, इसी को कहा जाता है सुपार्श्वनाथ चरित्रम। इस ग्रंथ की रचना हुई थी मेवाड़ के महाराणा मौकल के समय। महाराणा मौकल जो राणा कुंभा के पिता थे, इनके समय इसकी रचना हुई थी। ये रचना हुई थी, ये ग्रंथ चित्रित हुए थे साथियों 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में हीरानंद नामक चित्रकार थे। हीरानंद नामक चित्रकार ने इसका चित्रण किया था। यह चित्रण देलवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। देलवाड़ा, दोस्तों देलवाड़ा स्थान जिला सिरोही के अंदर है, यहाँ पर चित्रण हुआ था। तो आपसे पूछे कि सुपार्श्वनाथचर्यम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम का संबंध किससे है? मेवाड़ स्कूल से। इस ग्रंथ का चित्रण महाराणा मौकल के समय 1423 ईस्वी में हीरानंद ने चित्रण किया था देलवाड़ा सिरोही स्थान पर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अगला नाम है चोर पंचाशिका शैली। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि चोर पंचाशिका शैली जो है या चोर पंचाशिका का जो चित्रण है वह सबसे पहले किस स्कूल में चित्रित हुआ था? तो आपको उत्तर देना है मेवाड़ के अंदर चित्रित हुआ था। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि कश्मीर के एक चित्रकार हुआ करते थे जिनका नाम था विल्हण। कश्मीर के चित्रकार विल्हण ने मेवाड़ में इस ग्रंथ का चित्रण किया था, इसलिए इस चोर पंचाशिका को विल्हण पंचाशिका भी कहते हैं। विल्हण पंचाशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस ग्रंथ का संबंध मेवाड़ चित्र शैली से रहा है। उसके बाद अगली बात करें तो परिजात अवतरण। परिजात अवतरण नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का चित्रण हुआ था साथियों मेवाड़ में, जब महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, इनके समय में यहाँ 1540 ईस्वी में इस ग्रंथ का चित्रण हुआ था। और इस परिजात अवतरण का चित्रण भागवत पुराण पर हुआ है। भागवत पुराण मुख्य कथानक है, इस पर चित्रण हुआ और चित्र बनाने वाले जो चित्रकार थे, उन चित्रकार का नाम था नानाराम। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मेवाड़ स्कूल के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ये 4 नाम हैं। इनका चित्रण कहाँ हुआ, किस समय हुआ, किसने चित्रण किया, इस बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए, मेवाड़ में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग चित्र शैलियाँ विकसित हुई हैं। हम सबसे पहले पहुँचते हैं चावंड। ठीक है, आप और हम सबसे पहले चावंड पहुँचते हैं। दोस्तों, चावंड का नाम सुनते ही आपको कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि चावंड जो स्थान है ये वर्तमान उदयपुर के अंदर है। और मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था आवरगढ़ को, स्थायी राजधानी बनाया था कुंभलगढ़ को। और उसके पश्चात सन 1585 में 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। उसी चावंड में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की डेथ हुई थी, महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। और उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम का राज्याभिषेक भी चावंड में हुआ था। कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि चावंड जो स्थान है, इस स्थान का संबंध महाराणा प्रताप और अमर सिंह प्रथम से है। इन दोनों ही पिता और पुत्र के समय चावंड में चित्रशैली विकसित हुई। अब यहाँ से प्रश्न क्या आएगा कि साहब बताओ, चावंड की चित्रशैली में का स्वतंत्र विकास किसके समय हुआ? तो आपको बताना है चावंड की चित्रशैली का स्वतंत्र विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ। और अगर ये पूछे कि चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय रहा, तब बताना है चावंड चित्रकला का स्वर्ण काल, गोल्डन टाइप, सबसे सर्वोत्कृष्ट समय जो है वो अमर सिंह प्रथम के समय रहा था। यहाँ की एक बात बहुत बढ़िया लगती है मुझे, और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि मेवाड़ के चित्रकला में एक ही, यहाँ चावंड में एक ही चित्रकार का नाम अपने सामने आता है। उस चित्रकार का नाम है नसीरुद्दीन।
या नासिरुद्दीन नाम से जाना जाता है। बस चावंड की चित्र शैली में एक ही चित्रकार हुआ था, नसीरुद्दीन साहब। इसी नसीरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय भी चित्र बनाए और इसी नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय भी चित्र बनाए थे। तो नसीरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय चावंड में कौन से चित्र बनाए साहब? ढोला मारू का चित्र बनाया, जो सामने आपको दिख रहा है। इस ऊंट के ऊपर ढोला अपनी जो है प्रेमिका कह दो या अपनी पत्नी रानी मारू को लेकर के जा रहा है। राजस्थान के प्रेम प्रसंगों में ढोला और मारू के बहुत से वर्णन अपने को सुनने को मिलते हैं। ढोला कौन? ढोला मध्य प्रदेश में एक स्थान है नरवर, वहाँ का राजकुमार हुआ करता था, कछवा वंश का व्यक्ति था और इनका विवाह हुआ था मारू के साथ में। और मारू जो थी वो बीकानेर के पुंगल की राजकुमारी हुआ करती थी। तो ढोला मारू का चित्र चावंड चित्र शैली में महाराणा प्रताप के समय बना और नासिरुद्दीन ने बनाया। क्लियर? अब अगली बात करते हैं। इसी नासिरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय चावंड में कौन से चित्र बनाए? तो इसी नासिरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्र बनाया और 12 मासा का चित्र बनाया था। रागमाला और 12 मासा का चित्र बनाया था। ये जो पहला चित्र आपको दिख रहा है ये नासिरुद्दीन के द्वारा चावंड में बनाया गया रागमाला का चित्र है। इसमें राग रागिनियों को दर्शाया जाता है, इसमें प्रेम के प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। और दूसरा चित्र इसके पश्चात जो आप देख रहे हैं यह 12 मासा का चित्रण है। यह भी चावंड की चित्र शैली में नासिरुद्दीन के द्वारा ही बना हुआ है। इसमें क्या? इसमें प्रत्येक चित्र को देखकर वर्ष के 12 महीने में से कौन से महीने का चित्रण किया हुआ है वो हमें बता सकता है कि जैसे श्रावण माह का है, भाद्रपद का है, ज्येष्ठ मास का है, ऐसे चित्रों को 12 मासा कहते हैं। क्लियर? तो ये चावंड की चित्र शैली हो गई अपनी। चावंड की चित्र शैली में महाराणा प्रताप के समय स्वतंत्र विकास, अमर सिंह के समय स्वर्णकाल, नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनाया महाराणा प्रताप के समय और इसी नासिरुद्दीन ने रागमाला और 12 मासा का चित्र बनाया था अमर सिंह के समय। क्लियर? अब अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं। चावंड के बाद में दूसरी हम बात करेंगे साथियों उदयपुर चित्र शैली की। उदयपुर पहले स्थान से परिचित होना चाहिए। उदयपुर शहर का निर्माण हुआ था 1559 ईस्वी में। 1559 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ और अमर सिंह के जन्म की खुशी में 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। यहाँ की चित्र शैली का विकास महाराणा उदय सिंह के समय प्रारंभ हो गया था। जैसे अभी हमने पूर्व में बात की थी कि सन 1540 ईस्वी में यहाँ पर एक चित्र बना था। अभी जैसे हमने पूर्व में बात कर ली थी कि सन 1540 ईस्वी में परिजात अवतरण जो भागवत पुराण पर चित्रण हुआ है, परिजात अवतरण, इस परिजात अवतरण नामक ग्रंथ का चित्रण महाराणा उदय सिंह के समय हुआ था 1540 ईस्वी में। और जिस चित्रकार ने इस चित्र को बनाया था उस चित्रकार का नाम नाना राम हुआ करता था। एक बात क्लियर हो गई उदय सिंह की। अब बढ़ते हैं दूसरी बात की तरफ। महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे और इन्हीं के समय 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुग़ल मेवाड़ की संधि हुई थी। और जाहिर सी बात है जब मुग़लों के साथ में संधि हुई तो अब जो चित्रकला है इस चित्रकला पर कैसा प्रभाव देखने को मिल जाएगा? मुग़ल प्रभाव। तो आपसे पूछ ले परीक्षा में प्रश्न कि साहब बताओ उदयपुर चित्र शैली में मुग़ल प्रभाव किस शासक के समय देखने को मिला? तो अपना उत्तर होगा अमर सिंह प्रथम के समय। उसके बाद महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय काल की मैं बात करूं तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय काल को कहा जाता है उदयपुर की चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं। उदयपुर की चित्र शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम के समय। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। जगत सिंह प्रथम वही है जिन्होंने पिछोला झील में जग मंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया था। स्वर्णकाल रहा। इन्होंने चित्रकला के विकास के लिए एक विद्यालय भी बनाया जिसको कहते हैं चितेरों की ओवरी। चितेरों की ओवरी चित्रकला के विकास के लिए एक संस्थान बनाया था जिसको चितेरों की ओवरी कहते हैं। उदयपुर के महलों में बनाया। इसी चितेरों की ओवरी का एक दूसरा नाम और है, इसको कहा जाता है तस्वीरा रोकारखानों। तस्वीरा रोकारखानों भी कहते हैं इसको। तो ये चितेरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना उदयपुर में जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। इनके समय चित्रकार भी हैं जो प्रसिद्ध हुए, जैसे साहबुद्दीन नामक चित्रकार
जगत सिंह के समय हुआ था। मनोहर नामक चित्रकार, यह भी जगत सिंह के समय हुआ था। और साथियों जो साहबदीन नामक चित्रकार हुआ करता था, यह मेवाड़ के महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाता था। ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये साहबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के महाराणाओं के व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, अकेले एक चित्र में एक महाराणा को दिखाया जाता था। ठीक, अब हम बात करें महाराणा जय सिंह के समय। तो महाराणा जय सिंह जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया, महाराणा जय सिंह जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, उनके समय देखो जय सिंह ने दोस्तों झील बहुत बड़ी बनवाई थी, लेकिन चित्र इनके समय में बहुत छोटे बनते थे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लघु चित्र कि मेवाड़ उदयपुर के चित्र शैली में लघु चित्र किसके समय बने? जय सिंह के समय बने। और आगे बढ़े, महाराणा संग्राम सिंह सेकेंड। दोस्तों संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ में 2 शासक हुए हैं, संग्राम सिंह फर्स्ट जिन्हों हम राणा सांगा कहते हैं, और संग्राम सिंह सेकेंड। संग्राम सिंह सेकेंड दोस्तों वे हैं जिनके समय हुडा सम्मेलन की योजना बनी थी। इन्होंने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था। इन्होंने सिसारमा गांव में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने उसी वेदनाथ मंदिर पर वेदनाथ प्रशस्ति लिखवाई थी रूप भट्ट के द्वारा। ये संग्राम सिंह सेकेंड है। इनके समय एक चित्रकार हुआ करता था नूरुद्दीन। नूरुद्दीन ने चित्र बनाए थे। तो प्रश्न यहाँ से सीधा पूछा जाएगा कि नूरुद्दीन चित्रकार किसके समय था? संग्राम सिंह सेकेंड। तो ये सभी मेवाड़ के महाराणा है जिनके समय की कोई न कोई विशेषता रही है। उदय सिंह के समय परिजात अवतरण का चित्र बना, अमर सिंह के समय मुगल प्रभाव आया, जगत सिंह के समय स्वर्णकाल रहा, चित्रों की ओवरी यानी तस्वीरों का कारखाना का निर्माण हुआ, लघु चित्र जगत जय सिंह के समय बने, और नूरुद्दीन चित्रकार हुआ करता था संग्राम सिंह सेकेंड के समय। इसी उदयपुर की चित्र शैली में आगे बढ़ते हैं। 2 शब्द अपने को देखने को मिलते हैं और प्रश्न भी सीधा आता है, साहब कलीला दमना क्या है? तो विष्णु शर्मा एक लेखक हुए हैं। विष्णु शर्मा एक लेखक हुए हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की किताब पंचतंत्र के 2 अनुवाद कह सकते हैं हम, 2 अनुवाद या 2 पात्र हैं जिनको कलीला और दमना कहते हैं। इस पंचतंत्र के कई सारे अनुवाद हुए हैं। इसका अरबी अनुवाद हुआ, फारसी अनुवाद हुआ, जैसे आयरे दानिश भी नाम अपने को एक देखने को मिलता है। तो कलीला दमना क्या है कि कलीला दमना मेवाड़ के चित्र शैली में बने चित्र हैं। और यह चित्र किस पर बने कि विष्णु शर्मा की कहानी पंचतंत्र पर, और ये दोनों जो चित्र आप देख रहे हैं ये कलीला दमना के चित्र है। मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, ये क्या है? साहब मुल्ला दो प्याजा कौन थे? मुल्ला दो प्याजा थे अकबर के दरबार के अंदर एक नवरत्न हुआ करते थे। बहुत ही तिकड़मबाज व्यक्ति थे ये मुल्ला दो प्याजा। उन मुल्ला दो प्याजा के जितने भी चित्र बने मेवाड़ में वो कहलाते हैं मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े। ये जो आप देख रहे हैं यह अकबर के नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। तो इन दोनों का संबंध मेवाड़ से रहा। अब मेवाड़ के उदयपुर की चित्रकला की क्या विशेषताएं रही? साहब उदयपुर की चित्रकला में शिकार के चित्र बने। कैसे? 3 आयामी। अगर अंग्रेजी में कहें तो क्या कह सकते हैं इनको? 3D, 3 डायमेंशनल इसमें चित्र बने थे। सर्वाधिक कौन से रंग का प्रयोग हुआ? तो साहब सर्वाधिक रंग का प्रयोग हुआ है लाल और पीला। जब भी मेवाड़ वालों के सामने मुगल आया करते थे तो मेवाड़ वालों ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके सामने लाल पीले हो जाते थे। तो मेवाड़ में लाल पीला याद रखना। उन्होंने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की, संघर्ष किया और अपना पूरा दंभ लगाया था। दंभ से वृक्ष का नाम याद रह जाएगा आपको, कदम्ब, कदम, दम से कदम। और यहाँ पर कौन से पशु के चित्र बने थे? तो महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने गए तो वो अपने घोड़े चेतक पर सवार थे। उनका हाथी कहाँ गया? उनका हाथी चित्र बनवाने चला गया था, तो हाथी के चित्र बने थे। और पक्षी, चकोर पक्षी के चित्र यहाँ पर बने थे। ये इस प्रकार से। और पूछा जाता है चित्रकारों के नाम, जैसे साहबुद्दीन ने मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाए। ये साहबुद्दीन और ये मनोहर जगत सिंह प्रथम के समय हुआ करते थे। ठीक है। नसीरुद्दीन यहाँ का चित्रकार चावंड के समय भी हुआ। नूरुद्दीन, कृपाराम, ये सारे चित्रकार उदयपुर के रहे। तो अपने 2 यात्राएं कंप्लीट हो गई, एक चावंड की, दूसरी उदयपुर की। अब तीसरी यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्टेशन है अपना नाथ द्वारा चित्रशैली। साहब नाथ द्वारा का नाम लेते ही मुझे तो ऐसा कुछ याद आने लगता है
कि यहाँ के एक महाराणा हुआ करते थे राज सिंह। उस समय मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने 1669 के अंदर कहा कि हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू मंदिर हैं तोड़ दिए जाए। उस समय गोविंद दास और दामोदर दास मथुरा वृंदावन से जो श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर आए थे, उसे राज सिंह के कहने से सिहाड़ गांव में स्थापित किए, और वही सिहाड़ गांव क्या कहलाता है? नाथ द्वारा कहलाता है। जी हाँ, हम उसी नाथ द्वारा की चित्रशैली की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि नाथ द्वारा चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय रहा या स्वतंत्र विकास किसके समय? तो नाथ द्वारा का नाम आते ही केवल राज सिंह को याद रखना है। महाराणा राज सिंह के समय ही स्वतंत्र विकास हुआ था, और महाराणा राज सिंह के समय ही इस नाथ द्वारा की चित्रकला का स्वर्णकाल रहा था। क्लियर बात? दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर। यहाँ उदयपुर की शैली और ब्रज की शैली, मेवाड़ का स्थान है इसलिए उदयपुर की शैली, और श्री कृष्ण के चित्र बने इसलिए ब्रज की शैली, इन दोनों के मिश्रण से बनी है नाथ द्वारा की शैली। ओके साहब। जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कौन से संप्रदाय का है? साहब, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वह वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। तो यहाँ पर सर्वाधिक किसके चित्र बनेंगे? वल्लभ संप्रदाय के। और वल्लभ संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? पुष्टि मार्गी संप्रदाय। तो यहाँ पर सर्वाधिक वल्लभ या पुष्टि मार्गी संप्रदाय का प्रभाव रहा, और इनसे संबंधित सर्वाधिक चित्र बने। वल्लभ संप्रदाय में कौन से भगवान की पूजा होती है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के किस रूप की? बाल रूप की। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक चित्र किसके बने? श्री कृष्ण के बने, और उनके बाल रूप के चित्र बने हैं वल्लभ संप्रदाय के, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के। ओके। अब यहाँ की विशेषताओं में पिछवाई चित्रण, सीधा सीधा हजारों बार पूछा गया प्रश्न है। पिछवाई चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध हुआ? सब नाथ द्वारा का। पिछवाई किसे कहते हैं? कि श्रीनाथ जी के मंदिर में, वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण के मंदिर में, श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो दीवार है, उस दीवार पर या कपड़े के पर्दे पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्र बने होते हैं। कहाँ? मूर्ति के पीछे जो चित्र बने होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हैं यह पिछवाई का चित्रण है। श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कई प्रकार की अलग अलग पिछवाइयाँ बनती है, उसमें से एक चित्र ये, जिसमें यहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, ये गोपियों के चित्र हैं, केले के वृक्ष हैं, गाय हैं, मोर है, इस प्रकार देखने को मिलता है। अब देखिए वृक्ष कौन सा? वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक केला, केले को कदली कहते हैं, ये देख रहे हैं आप, केले के वृक्ष यहाँ पर सर्वाधिक रूप से दिखाए गए हैं। ठीक। रंग कैसा? सब केला कच्चा होता है तो हरा होता है, पकने के बाद पीला हो जाता है, तो हरा और पीला आपको रंग याद रखना है। यहाँ पर पशु कौन सा? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्या चराते थे? गायों को चराते थे। तो पशु कौन सा बता देंगे? गाय। और पक्षी कौन सा? तो भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर कौन सा पंख लगा होता था? मोर पंख लगा होता था, तो पक्षी मोर के चित्र बने। ठीक। और नाथ द्वारा में लास्ट आपको याद रखना है यहाँ पर चित्रकार कौन से हुए। ये तो बहुत ही आसान बात है साथियों, नाथ द्वारा के चित्रकारों को याद करना, क्योंकि नाथ द्वारा में पूजा करते हैं श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी कौन? कृष्ण भगवान। कृष्ण किसका अवतार थे? विष्णु का अवतार थे। और विष्णु को, कृष्ण को हम और क्या कह सकते हैं? चतुर्भुज कह सकते हैं, नारायण कह सकते हैं। तो चतुर्भुज और नारायण चित्रकार कहाँ हुए? नाथ द्वारा में। ये जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह थे, ये किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। हाँ, केवल इलायची खाते थे। कौन सी इलायची खाते थे मेवाड़ महाराणा राज सिंह? दोस्तों, ये कमला इलायची खाया करते थे। हो सकता है कोई कमला ब्रांड की इलायची आती होगी उस समय, कमला इलायची। तो कमला और इलायची ये दोनों कौन है? यह महिला चित्रकार है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है यह कि महिला चित्रकार कौन से चित्रशैली में हुई है? नाथ द्वारा चित्रशैली में। उन दोनों महिला चित्रकारों के क्या नाम है? कमला और इलायची। तीसरा स्टेशन कंप्लीट। पहला चावंड, दूसरा उदयपुर, तीसरा नाथ द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने चौथे शैली की तरफ, देवगढ़ शैली। वैसे देवगढ़ उप शैली है, चित्रशैली देवगढ़। देवगढ़ वर्तमान डिस्ट्रिक्ट कौन सा? राजसमंद। यहाँ की एक ख्यातनाम प्रसिद्ध लेखिका हुई हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, साहित्य में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, इस देवगढ़ की स्थापना कब हुई और किसने की थी? तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा जय सिंह जब मेवाड़ के शासक थे, जय सिंह वही जिन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था, उनके समय की बात है। सन 1680 ईस्वी में एक इनके सामंत हुआ करते थे जिनका नाम रावत द्वारिका दास चुंडावत।
इन्हीं रावत द्वारिकादास चुंडावत ने 1680 ईस्वी में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की थी। देवगढ़ ठिकाने की स्थापना, तो देवगढ़ की स्थापना 1680 में होती है, रावत द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा की जाती है। यहाँ की जो चित्र शैली है वो 3 चित्र शैलियों का मिश्रण है। 3 चित्र शैलियों का मिश्रण से तात्पर्य, जैसे ये देवगढ़ है, देवगढ़ के में दोस्तों एक तरफ मेवाड़ रियासत लगती है, दूसरी तरफ मारवाड़ रियासत लगती है और तीसरी तरफ ढूंढाड़ रियासत लगती है। तो यहाँ पर मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़ शैली, इन तीनों के मिश्रण से इस शैली का विकास हुआ है। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, इन तीनों से मिश्रण से इसका विकास हुआ। वहाँ देवगढ़ के अंदर दीवारों पर चित्र बने हैं। दीवारों को अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं भीत। दीवारों पर, भित्तों पर चित्र बने, और जो भित्तों पर चित्र बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भित्ति चित्र कहते हैं। तो देवगढ़ की चित्रकारी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके लिए भी विशेषकर 2 इमारतें विशेष प्रसिद्ध रही। एक तो अजारों की ओवरी और दूसरा है मोती महल। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में अजारों की ओवरी या मोती महल किसके लिए प्रसिद्ध है और इनका संबंध कौन से चित्रशैली से है। क्लियर? यहाँ के चित्रकारों में 4 नाम आपको याद रखना है, बैजनाथ, कवला, चोखा और बगता। ये चित्रकार हुए हैं देवगढ़ में, बहुत अधिक बार पूछे गए हैं। कवला प्रथम भी हुआ था, कवला द्वितीय भी हुआ था। बैजनाथ, कवला, चोखा ये कहाँ के चित्रकार हैं तो ये बताएंगे। इस देवगढ़ की चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? प्रकाश में लाने का श्रेय साहब अंधेरे को है। अंधेरा ही तो प्रकाश को श्रेय दिलवाता है, तो इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय अंधेरे को है। कौन सा अंधेरा? डॉक्टर श्रीधर अंधारे। डॉक्टर श्रीधर अंधारे इस चित्रशैली को प्रकाश में लेकर आए थे। ये चौथा स्थान अपना कंप्लीट होता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये अजारों की ओवरी पर बने हुए भित्ति चित्र है, इस चित्र में जो दिखाए गए। अब बढ़े मेवाड़ के अंतिम स्टेशन की तरफ, नंबर 5 शाहपुरा शैली। दोस्तों शाहपुरा राजस्थान में 2 है, एक भीलवाड़ा में, दूसरा जयपुर में। अभी हम मेवाड़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो शाहपुरा कौन सा है? जो भीलवाड़ा के अंदर है। शाहपुरा के अंदर चित्रकला की एक विशेष शैली जो है वो पनपी है। वो कौन से? उसको कहते हैं फड़ चित्रांकन। फड़ चित्रांकन, फड़ क्या है? जो सामने आपको चित्र दिख रहा है यह फड़ है। फड़ क्या होता है कि 1 मीटर चौड़ा और 20-22 मीटर लंबा एक कपड़ा होता है। इस कपड़े पर देवताओं की वीरता से संदर्भ में उनकी वीर गाथाओं के चित्र बने होते हैं। इसी चित्रों को देख करके उनके पुजारी, उनके भोपे किसी न किसी वाद्य यंत्र के साथ में उनको गाते हैं, उनको बाँचते हैं। इसको कहा जाता है, इस कपड़े को फड़ कहा जाता है। बाँचना, गाना, इनको पढ़ते हैं इसलिए पढ़ शब्द बना और पढ़ का अपभ्रंश होकर क्या कहलाया था? फड़ कहलाया था। तो इस फड़ का चित्रांकन अगर हमें करवाना है तो हमें कहाँ जाना होगा? शाहपुरा। यहाँ का भी एक जोशी परिवार बड़ा फेमस परिवार है, जिसमें श्रीलाल जी जोशी और उनकी वाइफ पार्वती जोशी। फड़ चित्रांकन के लिए इनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुके हैं। तो फड़ चित्रांकन के लिए स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ जो आपको ये पुजारी जी, भोपो जी दिख रहे हैं, इनके हाथ में रावण हत्ता है। हम पढ़ते हैं राजस्थान की कला संस्कृति को, तब आता है कि सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? कि पाबू जी की, जिनको उनके भील पुजारियों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। रामदेव जी के कामड़िया भोपों के द्वारा जब रावण हत्ता के साथ में फड़ को गाते हैं तब रामदेव जी के ब्यावले गाते हैं, शादी के गीत गाते हैं। और सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ वो देवनारायण जी की है, जिनको गुजर पुजारियों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गाया जाता है। तो यहाँ आज की क्लास में दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूरी चित्रशैली के प्रारंभिक जानकारी से लगा करके मेवाड़ के चित्रशैली। उम्मीद करता हूँ बड़े आराम से मैंने आपको बताया है और पूरे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज की क्लास में मेवाड़ तक ही। कल की क्लास में हम और आगे की बात करेंगे मारवाड़ चित्रशैली की। बने रहिए आरएल के साथ में। थैंक यू दोस्तों।